हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी का एक नया टॉपिक एफेकिया। तो एफेकिया होता क्या है? फेकिया से हम क्या समझते हैं? जो हमारी आंखों में एक लेंस, नेचुरल लेंस प्रेजेंट होता है बचपन से ही, पैदा होने के बाद। अगर वो एब्सेंट है, किसी भी कारण से एब्सेंट हो सकता है, उसी को हम एफेकिया कहेंगे। तो देखो, ए से मतलब है एब्सेंस और नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस इन आई। आई में नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस एब्सेंट है, उसी को एफेकिया कहते हैं। और कहाँ से एब्सेंट रहेगा? पिपलरी एरिया में, क्योंकि जो लेंस होता है, ये जो लेंस है, और ये क्या है? आइरिस। और आइरिस के बीच का जो गैप है उसी को प्यूपिल कहते हैं। तो पिपलरी एरिया में जो लेंस एब्सेंट है उसी को हम एफेकिया कहते हैं। ये किसी भी कंडीशन से होता है सकता है, चोट लगने से हो सकता है, या फिर कोई कॉन्जेनिटल डिजीज हुआ, बहुत सारे कंडीशन। तो ये यही कहा गया, ये मेडिकल कंडीशन है जिसमें आई लैक करता है नेचुरल लेंस। अगर हम इसके कॉज की बात करें तो कॉन्जेनाइटल एफेकिया हो सकता है। मतलब लेंस जो है बचपन से ही एब्सेंट है, मतलब पैदा होने के बाद ही। कॉन्जेनाइटल का मतलब ही क्या होता है? जन्मजात। जन्मजात मतलब पैदा होने के बाद से ही वो एब्सेंट है। मतलब बच्चा जो पैदा हुआ ही बिना लेंस से ही पैदा हुआ है। मतलब अब ऐसा हुआ क्यों है? तो कॉन्जेनाइटल एफेकिया किसकी वजह से होता है? तो कॉन्जेनाइटल एफेकिया के दो कॉज हो सकते हैं। जैसे जब बच्चा पेट में रहा होगा तो फीटल डेवलपमेंट के समय कोई एबनॉर्मेलिटी हुई होगी। फीटल डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से जो लेंस का क्या हुआ, फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। या फिर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से भी लेंस जो है बना नहीं बच्चे में। और दूसरा क्या होता है? सर्जिकल एफेकिया। सर्जिकल एफेकिया में क्या होता है? जैसे जो लेंस है, तो लेंस को सर्जरी के द्वारा निकाल देंगे तो तब भी लेंस एब्सेंट हो जाएगा, इसलिए इसको कहा गया है सर्जिकल एफेकिया। सर्जरी करते क्यों है? जैसे एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है? लेंस पे बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, इसीलिए लेंस जो ओपैक हो जाता है, या फिर कहें वाइट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है रे ऑफ लाइट आती है पर वो रेटिना पे फोकस ही नहीं कर पाती। क्योंकि कोई चीज़ लाइट पास तभी होगी जब कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होगा, और लेंस अगर ओपैक हो जाएगा तो लाइट जो है पास ही नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इमेज नहीं बन पाता, जिससे ब्लर्ड इमेज कह सकते हैं, पर्सन को दिखाई नहीं देता। तो इसकी वजह से जो है कैटरैक्ट, देखो कैटरैक्ट हो गया तो पर्सन को दिख ही नहीं रहा, तो लेंस के होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए लेंस को सर्जरी के द्वारा हम निकाल देते हैं, इसलिए उसको सर्जिकल एफेकिया कहते हैं। बाकी बाद में हम इंट्राओकुलर लेंस या फिर दूसरा लेंस जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें ताकि पर्सन को फिर से दिखाई दे। बाकी बात करें एफेकिया ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लेंस मैटर, इसमें क्या होता है? जो लेंस है, लेंस जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, या कहें कि डिज़ोल्व हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे दो कारण है। एक है हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट, और दूसरा क्या है? फैकोलाइटिक ग्लोकोमा। तो इन दोनों वजहों की वजह से क्या होता है? जो लेंस मैटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट में होता क्या? मोतियाबिंद ही तो है कैटरैक्ट। इसमें होता क्या है? अगर इनिशियल स्टेज में क्या होता है, मोतियाबिंद में पूरा लेंस जो वाइट नहीं होता है, पूरा लेंस ओपेसिटी नहीं आती है, मतलब कहीं कहीं ओपेसिटी आ जाती है। लेकिन हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा कैटरैक्ट मैच्योर हो गया है। इसमें क्या होता है? जो पूरा लेंस है, पूरे लेंस में डिपोजिशन होने की वजह से पूरा लेंस ही वाइट हो जाता है। इसलिए जब हम बाहर से किसी पर्सन को देखते हैं जिसमें हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट होता है, तो उसकी जो आँख की पुतली है, ये आँख की पुतली पूरी जो है ये वाइट दिखाई देती है। तो ऐसे पर्सन में भी जो है तो लेंस का जो है ब्रेकेज होने लगता है और उसका एब्जॉर्प्शन होने लगता है। बाकी फैकोलाइटिक ग्लोकोमा में भी जो है लेंस का एब्जॉर्प्शन होने लगता है। इसमें क्या होता है? जो लेंस प्रोटीन है, लेंस में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो जो है कहाँ जाने लगती है? एक्वस ह्यूमर में। आगे एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है ना, उसमें जाने लगती है। जैसे लेंस प्रोटीन इसका डिग्रेडेशन होने लगता है, धीरे धीरे एक्वस ह्यूमर में जाने लगती है, इससे लेंस जो है थिनिंग होने लगती है, और लेंस धीरे धीरे ऐसे करते करते डिज़ॉल्व हो जाता है, मतलब गैप हो जाता है। तो दोनों केस में जो है हाइपर
मैच्योर कैटरैक्ट और फैकोलाइटिक ग्लोकोमा में यही हो रहा है कि लेंस जो है डिज़ॉल्व हो जा रहा है। अब डिज़ॉल्व होने की वजह से जो है लेंस का पूरा एब्जॉर्प्शन ही जब हो जाएगा तो लेंस गायब हो जाएगा। लेंस एब्सेंट है तो एफेकिया इसी को कहेंगे इसलिए। बाकी एक होता है ट्रॉमेटिक एक्सट्रूजन। ट्रॉमेटिक एक्सट्रूजन क्या होता है, मान लो किसी पर्सन को चोट लग गया आँख में, मान लो हैवी फाइट हो रही थी, ब्लो हो गया, कोई हेड में इंजरी हो गई, या फिर कहें कि कोई पर्सन जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आँख पे ज़्यादा इंजरी हो गई, या कहीं एक्सप्लोजन की वजह से भी इंजरी हो गई, या फिर पर्सन कहीं गिर गया ऊपर छत से या कहीं से भी गिर गया आँख के सर के बल, तो वहाँ से जो है आँख इंजरी हो गई। अगर वो लेंस टूट गया अब उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल प्लेस से वो हट चुका है। लेंस अगर टूट गया तो भी उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रॉमेटिक एक्सट्रूजन, मतलब पुल्ड और पुश्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन। मतलब जो लेंस था वो अपने नॉर्मल लोकेशन से जो पुश्ड या पुल्ड हो गया, और ये एक्सीडेंट में ही होता है इसलिए इसको ट्रॉमेटिक एक्सट्रूजन कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो लेंस होता है वो ये सिलेरी मसल है, दिख रही है, ये लेंस है, इससे अटैच होता है जोन्यूल्स लिगामेंट के द्वारा, ठीक, जोन्यूल्स फाइबर के द्वारा। ये जोन्यूल्स फाइबर है, ये सिलेरी मसल है और ये लेंस है। तो लेंस जो है सिलेरी मसल से जोन्यूल्स फाइबर के द्वारा अटैचमेंट है। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानना है लेंस के बारे में तो आप जो है एनाटॉमी ऑफ आई बॉल का लेक्चर है, उसको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, उससे चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी, उसमें एनाटॉमी सही समझाया हूँ, ठीक। बाकी पांचवा कारण क्या होता है, ऑप्टिकल एफेकिया। देखो ऑप्टिकल एफेकिया में क्या होगा, लेंस यहाँ से जो है डिसलोकेट हो जाएगा पीछे की तरफ। ये क्या है, एक्वस चैम्बर और ये विट्रस चैम्बर पीछे की तरफ डिसलोकेट हो जाएगा। मान लो ऊपर चला गया, कहीं भी जा सकता है विट्रस चैम्बर में, तो बिल लेंस तो एब्सेंट ही है नॉर्मल पोजीशन से, इसलिए इसको कहा गया है ऑप्टिकल एफेकिया। बाकी ऑप्टिकल एफेकिया का एक डायग्राम जो है किधर था, इधर ही था कहीं, शायद लगाने ही भूल गया, कोई बात नहीं। तो उसमें होता ही ये है कि जो लेंस जो है अपने नॉर्मल पोजीशन से जो है पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक। ऑप्टिकल एफेकिया में विट्रस चैम्बर में चला जाता है लेंस। तो ये था कॉज, क्या था, कॉन्जेनाइटल सर्जिकल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ट्रॉमेटिक एक्सट्रूजन और ऑप्टिकल एफेकिया। उसके बाद अगर हम बात करें ऑप्टिक्स ऑफ एफेकिक आई। ऑप्टिक्स क्या होता है, अगर आप लोगों ने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा फिज़िक्स में, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, लाइट का इंटरेक्शन पढ़ते हैं जो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है उससे। ऑप्टिकल सिस्टम कहें कि जैसे कि लाइट रे पास हो रही है, कोई भी ऑप्टिकल मीडिया हो, वाटर हुआ या फिर ग्लास हुआ, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और डेंस होना चाहिए, मतलब उसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होना चाहिए, ठीक, तभी वो ऑप्टिकल इंटरेक्शन मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। इंटरेक्शन को ही बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं। तो आई में भी जो लेंस होता है, आई में ऑप्टिक्स इम्पोर्टेंस क्यों है, अब देखो आई में होता है कॉर्निया, ये क्या है, ये कॉर्निया है, ठीक, ये लेंस है। तो कॉर्निया और लेंस जो है दोनों ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, और कॉर्निया के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, टीयर फिल्म। तो टीयर फिल्म भी तो एक मीडिया है, उसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, आखिरकार वाटर ही तो है, तो वो भी लाइट को बेंड करने की एबिलिटी रखेगा, कॉर्निया बेंड करने की एबिलिटी रखेगा, लेंस भी रखेगा। यही तीनों मिला के तो टीयर फिल्म, कॉर्निया, लेंस, यही सब मिला के तो इस पे रेटिना पे फोकस कराते हैं जिससे इमेज बनती है। इसलिए ऑप्टिक्स का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एफेकिया में क्या होता है, ऑप्टिक्स गड़बड़ हो जाती है। अब देखो इसमें जो टोटल पावर है आई का वो कम हो जाता है। 60 डायोप्टर होता है नॉर्मल, लेकिन इसमें 60 डायोप्टर से 44 डायोप्टर हो जाता है, क्योंकि लेंस ही जब गायब है, क्योंकि लेंस भी तो पावर होता है। जैसे हम आँखों में चश्मा लगाते हैं उसका कुछ पावर होता है, जैसे मायोपिया है तो नेगेटिव में डायोप्टर रहेगा, और हाइपरमेट्रोपिया प्लस में डायोप्टर रहता है, ऐसे लेंस का भी पावर रहता है। लेकिन इसमें देखो
हाई डिग्री हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को हाइपरोपिया भी कहते हैं, मतलब पर्सन को जो दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, बिल्कुल ना के बराबर, या कि ब्लड इमेज बनता है, धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि पूरा पावर जो आई का कम हो जाता है और 60 डायप्टर से 44 डायप्टर हो जाता है लेंस की एब्सेंट होने की वजह से। बाकी अगर बात करें कॉर्निया की, तो लेंस के बारे में था, क्योंकि लेंस ऑप्टिक्स शो करेगा ही। और कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया जो है एंटीरियर फोकल पॉइंट 23.2 मिलीमीटर हो जाता है, 15.7 नॉर्मल है। बाकी जो पोस्टीरियर फोकल पॉइंट वो 31 मिलीमीटर हो जाता है, क्योंकि जो कॉर्निया है, कॉर्निया का भी रोल होता है। वैसे तो कॉर्निया जो है एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, उसमें एकोमोडेशन पावर नहीं होती, या फिर क्या रिफ्रैक्टिव पावर नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव पावर या एकोमोडेशन क्या है, अपने शेप को चेंज करना, ताकि लाइट को प्रॉपर जो दूर या नज़दीक के लिए ऑब्जेक्ट दिखाई दे सके, जो कि लेंस के पास होती है। क्योंकि लेंस ही एब्सेंट है, एकोमोडेशन नहीं रहेगा, रिफ्रैक्टिव पावर भी नहीं रहेगा। लेकिन कॉर्निया में, क्योंकि कॉर्निया जो है एक कर्व्ड होता है, इसके 2 सरफेस है, ट्रांसपेरेंट, सिंपल सी बात है, इसका 2 फोकल पॉइंट होगा, F1 F2। तो जो एंटीरियर फोकल पॉइंट, ये एंटीरियर जो फोकल पॉइंट है, ये 15.7 मिलीमीटर नॉर्मल रहता है, मतलब कम रहता है, लेकिन इसमें जो है बढ़ जाता है, एफेकियम बढ़ जाता है। लेकिन जो पोस्टीरियर फोकल पॉइंट है 24 मिलीमीटर नॉर्मल रहता है, और इसमें क्या हो जाता है, बढ़ के 31 मिलीमीटर हो जाता है। ठीक, बाकी अगर एकोमोडेशन तो पूरा लॉस ही हो गया है, क्योंकि कॉर्निया तो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए कोई एकोमोडेशन तो आएगा नहीं इससे। जो एकोमोडेशन आता था लेंस से ही आता था, क्योंकि लेंस एब्सेंट है, तो एकोमोडेशन लॉस्ट हो गया फुली, इसलिए इसको कहा गया है एकोमोडेशन लॉस्ट फुली। बाकी इसके बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल फ़ीचर की। तो क्लिनिकल फ़ीचर में क्या होगा, लेंस एब्सेंट है तो डिफेक्टिव विजन होगा, ना दूर की चीज़ दिखाई देगी सही से, ना नज़दीक की चीज़ दिखाई देगी, मतलब मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों प्रेजेंट रहेगा। बाकी और क्या होगा, इरिथ्रोप्सिया होगा और साइनोप्सिया होगा, मतलब पर्सन को रेड पूरी दुनिया मतलब रेड दिखाई देगी। इरिथ्रोप्सिया होगा या फिर साइनोप्सिया भी हो सकता है, मतलब पूरी चीज़ ब्लू दिखाई दे रही है। जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो बाहर की चीज़ें कलर्ड दिखाई देती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, पर्सन को या तो हर चीज़ रेड या ब्लू दिखाई देती है। अब मैं बताता हूँ किस तरह से दिखाई देता है पर्सन को। ये देखो इरिथ्रोप्सिया, ये देखो पूरा बैकग्राउंड कपड़े इसके पूरा रेड दिखाई देता है। और साइनोप्सिया में क्या होता है, पूरा जो है ब्लू दिखाई देता है। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो कोन है, रेटिना में 2 सेल होते हैं ना, रॉड और कॉन सेल होते हैं। रॉड का काम क्या होता है, डिम लाइट विजन, कोन का क्या होता है, कलर विजन। इसमें कलर गड़बड़ क्यों हो रहा है, इसमें मतलब कोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब कोन देखो 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है SML, एस का मतलब यहाँ पे है शॉर्ट वेवलेंथ कोन, एम का मतलब है मीडियम वेवलेंथ कोन, और एल का मतलब क्या है, लॉन्ग वेवलेंथ कोन। तो ये क्या करता है, ये तो ब्लू कलर के लिए, मतलब ब्लू कलर बनाता है, और ये मीडियम वाला जो है, मीडियम वाला ग्रीन, और जो लॉन्ग वाला कोन होता है वो जो है रेड कलर। तो इन तीनों में देखो इंटीग्रिटी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कलरफुल विज़न चाहिए, जो चीज़ जैसी है, मतलब जितनी ग्रीन है जितनी ब्लू है, या फिर पीला हरा सफ़ेद लाल काला जैसा भी है, इन तीनों में जब तक इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, चीज़ें जस की तस हूबहू दिखाई देंगी, जो भी जिसका जैसा कलर है। पर अगर इन तीनों में जो है इंटीग्रिटी गड़बड़ होती है, और होता भी वही है इसमें, एफेकिया में, इसमें देखो रेड दिखाई दे रहा है, ठीक, पर्सन को पूरा रेड ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो लॉन्ग वेवलेंथ की कोन है वो डोमिनेट ज़्यादा कर रही है। और देखो साइनोप्सिया में पर्सन को ब्लू ही ब्लू, जहाँ देखो ब्लू ही ब्लू पूरा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसमें शॉर्ट वेवलेंथ की कोन जो है ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, तो इस वजह से होता है। बाकी देखो
अब लेंस ही एब्सेंट है तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट एंट्री होगी, एंट्री बहुत ज़्यादा होगी यूवी की और आईआर की, इंफ्रारेड। ये तो वैसे कलर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर है, क्योंकि हमें वही चीज़ दिखाई देंगी जो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है, जैसे कि विप की ओर। तो यही कलर हमें, इन्हीं रेडिएशन का कलर हमें दिखाई देता है। बाकी ये विजिबल स्पेक्ट्रम के ही बाहर, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी। बाकी देखो जो लेंस था, लेंस का क्या काम करता था, जैसे कि सूर्य हम देखते ही हैं तो सन से जो है यूवी रेज आती है, तो यूवी रेज तो डेंजरस तो होती है हमारे लिए, ठीक। अरे यार देखो, ये देखो इसमें देखो वही दिखाया गया है ट्रॉमेटिक एक्सट्रूजन वाला। देखो जो लेंस है, अब मैं कहाँ दिखाऊँ, इधर दिखाता हूँ। अरे लेंस, तो लेंस क्या काम करता है, जैसे यूवी रे आई, सन है, तो ये कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, यूवी रे का हार्मफुल जो रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बच्चा वो इसमें फेंकता है, ठीक। जैसे कि यूवी बी हो गया, यूवी सी हार्मफुल था लेकिन लेंस एब्सेंट है। अब लेंस एब्सेंट होने की वजह से जो यूवी बी और यूवी सी ये डायरेक्ट रेटिना पे जाएगा। अगर ये डायरेक्ट रेटिना पे जाएगा तब तो ये रेटिना को डैमेज कर सकता है, समझ रहे हो। इसलिए ऐसे पर्सन को हम यूवी प्रोटेक्शन गॉगल्स, चश्मे कहते हैं, गॉगल्स लगाने के लिए कहा जाता है। बाकी आईआर का भी कोई रोल नहीं होता कलर विजन के लिए, लेकिन आईआर क्या करता है, क्योंकि इंफ्रारेड है मतलब ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है। लेंस क्या करता था, हीट को रोकता था रेटिना पे, पर लेंस प्रेजेंट ही नहीं, तो हीट जो है डायरेक्ट इंटर कर जा रही है रेटिना में। आईआर रे अगर डायरेक्ट इंटर कर जा रहा है तो रेटिना में ज़्यादा हीट जाने की वजह से जो रेटिना के नर्व सेल होंगे उनको डैमेज करने लगेगा, जिसकी वजह से जो है इमेज जो है कलर बन नहीं पाती है। इसलिए एरिथ्रोप्सिया सनोप्सिया के लिए भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब डिपेंड करती है कौन सी जो है सेल जो है डैमेज हो रही है, ठीक। अगर मान लो ये दोनों डैमेज हो गई, बचा कौन, ब्लू वाला बचा, तो साइनोप्सिया हो जाएगा। या फिर अगर कहें कि शॉर्ट और मीडियम वाली डैमेज हो जा रही तो लॉन्ग वाला बचा, एरिथ्रोप्सिया हो जाएगा, ठीक। यही चीज़ है इसमें। बाकी अगर हम साइन की बात करें, सिम्टम तो वो हो गया जो डॉक्टर मतलब जो पेशेंट हमें बताएगा, उसको ऐसा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, धुंधला दिखता है, नीला दिख रहा है, लाल दिख रहा है, जो भी है तो पेशेंट बताता है। अब साइन तो डॉक्टर ही देखेगा ना। तो साइन में हम क्या देखते हैं, हमें लिम्बल या कॉर्नियल स्कार देखने को मिलेगा। मतलब जो कॉर्निया है, कॉर्निया पे हमें स्कार देखने को मिल सकता है कोई, या फिर लिम्बस पे। लिम्बस क्या है, लिम्बस देखो ये जो कॉर्निया और जिसकी लड़ा जहाँ पे मीट कर रही है ना, उसी के जंक्शन को लिम्बस कहते हैं। तो लिम्बल या कॉर्नियल स्कार हमें देखने को मिलता है। बाकी देखो लेंस एब्सेंट है, अगर लेंस जो है अपने नॉर्मल पोजीशन से एब्सेंट है तो एंटीरियर चैम्बर में ही तो था लेंस, तो हालो स्पेस बन गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा स्पेस हो गया। इसलिए कहा गया है एंटीरियर चैम्बर जो है डीपर हो जाता है नॉर्मल से, ठीक। बाकी इरिडोनेसिस भी होता है। इरिडोनेसिस क्या है, इरिडोनेसिस का मतलब है जो आइरिस है, आइरिस का जो है जो कलर पार्ट आई है का है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है जब उसको लाइट के कांटेक्ट में जब आता है, लाइट के जब कांटेक्ट में आता है तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। इसीलिए को कहा गया ट्रिमरनेस ऑफ आइरिस, मतलब जो आइरिस है वो ट्रिमर मतलब कपकपाहट होती है। आई मूवमेंट, जब आई को मूव करते हैं फिर लाइट पड़ती है तो ऐसा देखा जाता है। बाकी जो प्यूपिल है, प्यूपिल जो है जेट ब्लैक इन कलर हो जाता है। अब जेट ब्लैक कलर कैसा होता है आपको दिखाता हूँ। देखो यही जेट ब्लैक कलर है, बाहर से देखने पे ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा क्योंकि जो है लेंस ही एब्सेंट है, तो एकोमोडेशन पावर चली गई है, जिसकी वजह से जो है जो प्यूपिल है उसमें जो है रिलैक्सेशन हो जाएगा क्योंकि लेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक।
इसलिए बड़ा हो जा रहा है और अंदर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि इसमें देखो क्या हो रहा है, एक पुरकिंजी इमेज होता है। पुरकिंजी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है 4 बनता है, P1 P2 P3 P4। देखो जो P1 और P2 है, P1 तो देखो कॉर्निया के आगे बन रहा है, कॉर्निया के आगे वाले सरफेस से बन रहा है। P2 जो है रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, कॉर्निया के पीछे वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो P2 इमेज बन रहा है। P3 इमेज जो है, जो लेंस होता है, लेंस के आगे वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होने से P3 इमेज बनता है। और P4 इमेज जो है लेंस के पीछे वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होने से बनता है। ठीक, क्योंकि इसमें लेंस ही एब्सेंट है तो P3 और P4 इमेज तो बनेगा नहीं। ठीक, तो इसमें बस P1 P2 बनता है और जो कॉर्निया पे बनता है, क्योंकि वो पीछे जा ही नहीं रहा है, रेटिना पे फोकस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो कॉर्निया के आगे बनता है। तो इस वजह से कह सकते हैं इसमें जो ये ब्लैक पोर्शन है ये बड़ा दिखता है, क्योंकि इसमें लाइट जो फोकस नहीं कर पाती है। ये देखो, ये P4 P3 P2, देखो P1 और P2 जो है देखो मिल जा रही हैं आपस में ही। और जो सबसे छोटा पॉइंट है ये P4, तो P3 और P4 तो जो है एब्सेंट रहता है इसमें। तो ये टेस्टिंग के लिए कह सकते हैं यूज करते हैं, इसीलिए देखो इसमें कहा गया ना पुरकिंजे इमेज टेस्ट। देखो क्या था, ये देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है कॉर्निया और ये है लेंस और ये क्या है रेटिना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गया होगा तो इसकी रे ऑफ लाइट वहाँ से आई, एंटीरियर सरफेस पे फोकस किया कॉर्निया के, और यहाँ जो इमेज बना P1 बना। ठीक, फिर मान लो, अरे यार क्या गड़बड़ हो रहा है, देखो इधर दिखाता हूँ। ये देखो कॉर्निया है और ये देखो लेंस है। कोई रे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो कोई था, ये यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली और रिफ्लेक्ट की इमेज बना P1। ठीक, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया से रिफ्लेक्शन हुआ और कोई रे ऑफ लाइट फिर यहाँ से आई, फिर इसका रिफ्लेक्शन हुआ ऑब्जेक्ट से ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा होता है ना। तो फिर यहाँ बना इमेज P2। फिर देखो कुछ रे ऑफ लाइट गई लेंस के एंटीरियर सरफेस पे, रिफ्लेक्ट होके बनाती इमेज P3, और कुछ रे ऑफ लाइट जो पोस्टीरियर सरफेस पे गई रिफ्लेक्ट होकर इमेज क्या बनाएगी P4। ठीक, तो जो P2 और P3 ये तो कोइंसाइड हो जा रहा है ना, इसलिए एक पॉइंट दिखता है, जबकि जो P3 और P4 है ये दूर बन रही है। इसलिए जब हम टॉर्च जलाते हैं तो हमें जो बड़ा वाला मतलब जो सबसे ज़्यादा रोशनी जो दिखती है वो P1 और P2 की वजह से देखो बन रही है इमेज, P1 और P2 की वजह से इमेज बन रही है। और जो सबसे हल्की रोशनी दिख रही है वो P3 और P4, उसमें से एक P3 होगा, देखो एक P3 है और एक P4 है, एक देखो P4 है। तो जब हम टॉर्च जलाते हुए पुरकिंजे टेस्ट में यही करते हैं, टॉर्च जलाते हैं, इसको कभी कभी जो है लेफ़्ट से राइट, कभी कभी लेफ़्ट से राइट ले जाते हैं, तो जो P1 और P2 वाला होता है वो भी लेफ़्ट से राइट जाता है, P1 और P2 वाला भी जो है लेफ़्ट से राइट जाता है। लेकिन जो P4 वाला होता है, P4 जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक, P4 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब जो है पर्सन नॉर्मल है। लेकिन एफेकिया में क्या होता है, P3 और P4 इमेज तो बनता ही नहीं है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाता ही नहीं है। तो इसीलिए इस टेस्ट को हम कहते हैं पुरकिंजे इमेज टेस्ट। तो पुरकिंजे इमेज टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं जो पर्सन है उसको एफेकिया है कि नहीं। अगर उसमें जो है P3 और P4 वाला इमेज बनेगा तो P4 वाला इमेज जो है टॉर्च का अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब अगर लेंस को जो है, अगर टॉर्च को हम जो जलाएं वो लेफ़्ट टू राइट हम उसको ले जा रहे हैं ऐसे घुमाते हुए, तो जो लाइट वहाँ पे मतलब जो इमेज बन रहा है टॉर्च की लाइट का वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब एफेकिया जो है एफेकिया जो है एब्सेंट है। अगर नहीं जा रहा है इसका मतलब इमेज वो बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब लेंस वहाँ पे एब्सेंट है। अगर लेंस एब्सेंट है, इमेज नहीं बन रहा है,
इसका मतलब जो पर्सन है उसको एफेकिया है, तो इसीलिए तो कहा गया है एफेकिया में बस 2 इमेज बनता है, लेकिन नॉर्मली जो है 4 दिखाई देता है। बाकी बाकी हम बात करें फंडस एग्जामिनेशन की, तो डॉक्टर क्या फंडस एग्जामिनेशन भी करता है, उससे ये देखता है कि पर्सन को एफेकिया है कि नहीं। फंडस कुछ नहीं है। फंडस क्या है? फंडस देखो, इनर लाइनिंग है रेटिना की, जहाँ पे ब्लड वेसल, ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो हम फंडस एग्जामिनेशन में जो है यही देखेंगे कि फंडस एग्जामिनेशन में जो है ऑप्टिक डिस्क का साइज़ देखते हैं। ऑप्टिक डिस्क क्या करता है? ऑप्टिक डिस्क से देखो जो नर्व का गुच्छा जो है रेटिना से होते हुए ब्रेन में जाता है, ताकि इमेज को बताता है ब्रेन में इमेज बनी कि नहीं, कैसी बनी है इमेज, तो ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है। इसमें क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क जो है चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है, अगर डैमेज हुआ रेटिना में छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, इसलिए फंडस एग्जामिनेशन करते हैं। इससे देखो हाइपरमेट्रोपिक स्मॉल ऑप्टिक डिस्क, इसमें स्मॉल ऑप्टिक डिस्क जो है स्मॉल हो जाएगा। बाकी हम रेटिनोस्कोपी और ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री भी कर सकते हैं। रेटिनोस्कोप क्या है? रेटिनोस्कोप के द्वारा हम आई के अंदर के पार्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल हुआ, आर्टरी हुआ, नर्व हुआ, लेंस हुआ, और क्या देखते हैं, प्यूपिल को देखते हैं, प्यूपिल जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं रेटिनोस्कोपी से। बाकी रेटिना की स्ट्रक्चर को देखते हैं, शेप कैसा है, तो लेंस इससे दिख ही जाता है, इससे भी डॉक्टर पता लगा सकते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए रेटिनोस्कोपी यूज़ किया जाता है। रेटिनोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कह सकते हैं। ये क्या है? रेटिनोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है। बाकी ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री क्या है? ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री जो है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जो रिफ्रैक्टिव एरर को देखते हैं कि जो लेंस है उसमें रिफ्रैक्टिव मतलब आई में रिफ्रैक्टिव एरर कितना हुआ है। ठीक, तो इससे भी दोनों से क्या पता चलेगा? हाइपरमेट्रोपिया ही पता चलेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव पावर ही लॉस हो गई, लेंस ही एब्सेंट है, रिफ्रैक्टिव पावर ही लॉस हो गई है, एकोमोडेशन ही लॉस हो गया है। बाकी अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? अब देखो लेंस एब्सेंट है, पावर नहीं है, तो पावर लाना पड़ेगा ना, पावर बाहर से लाएंगे तो बस उनको चश्मे पहनाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है स्पेक्टेकल्स। बाकी कॉन्टैक्ट लेंसेज भी हम लगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या होते हैं? लेंस टाइप का ही होता है, छोटा सा गोल सा होता है, जिसको हम जो है कॉर्निया के ऊपर ऐसे अपने फिंगर पर रख के इसके ऊपर रखते हैं। ठीक, मतलब ये चश्मे का रिप्लेसमेंट ही है, चश्मे का ही काम करता है। लेकिन स्पेक्टेकल को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते, क्योंकि ये लंबे समय से यहाँ प्रेजेंट रहकर इरिटेशन करा सकता है, फिर ड्राइनेस करा सकता है, क्योंकि जो एयर पास नहीं हो रही तो बैक्टीरिया आ सकते हैं, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए मैक्सिमम लोग जो चश्मा लगाना ही प्रीफर करते हैं, मतलब स्पेक्टेकल लगाना ही प्रीफर करते हैं। बाकी इंट्राऑक्यूलर लेंस भी लगा सकते हैं, जिसको आर्टिफिशियल लेंस कहते हैं, क्योंकि लेंस एब्सेंट है। अब इसके जगह पे देखने के लिए एक लेंस का होना तो ज़रूरी है, तो बाहर से हम सर्जरी करके लेंस को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। उसी को इंट्राऑक्यूलर लेंस या आर्टिफिशियल लेंस भी कहते हैं। बाकी अगर बात करें रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी, तो देखो रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी यही होता है, जो रिफ्रैक्टिव पावर लेंस की लॉस हुई है, उसी रिफ्रैक्टिव पावर उसकी वापस आ जाए, उसी लिए रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी कराते हैं। ठीक, तो इस सर्जरी के दौरान क्या करते हैं, लेंस बाहर से इम्प्लांट करते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं लेंस का। और ये कैसे करेंगे? इम्प्लांटेशन करेंगे लेंस का, ये लेजिक, आजकल तो लेजिक की ज़्यादा यूज़ होती है, लेज़र लाइट से, इसको कहते हैं लेज़र असिस्टेड इन सीटू केराटोल्यूसिस। लेज़र असिस्टेड इन सीटू केराटोल्यूसिस,
तो यही टेक्निक आजकल ज़्यादा यूज हो रही, तो सर्जरी के द्वारा जो है हम ट्रीट कर सकते हैं पर्सन को। बाकी देखो इसमें ये दिखाया गया है कैसे इमेज बनता है। देखो बल्ज आउट भी कर जाता है चीज़ें, और ये तो देख लिया हमने। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इसको लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।